नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर 300 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल को लॉन्च किया गया है। 1979 के बाद से ये पहली बार है जब ईरान ने इजराइल के ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट हमला किया है। और इस हमले के पीछे वजह ये रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के शुरुआत में ही 1 अप्रैल को इजराइल के द्वारा सीरिया में ईरान की एम्बेसी को निशाना बनाया गया और उस पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडर की भी मौत हुई है। और इसी के जवाब में ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर यह हमला किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट हमला किया है तो इजराइल भी इसके जवाब में कुछ न कुछ जरूर करेगा। तो यहाँ पर इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में एक और युद्ध के भड़कने की संभावना बढ़ गई है। तो समझते हैं इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल से कि ये पूरा वेस्ट एशिया का रीजन लगातार युद्ध में क्यों उलझा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है और ये अब वर्चस्व की लड़ाई किस तरीके से बनती जा रही है। साथ ही साथ यदि ये युद्ध भड़कता है तो इसका असर दुनिया पर और हमारे देश भारत के ऊपर क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम इस वेस्ट एशिया के पूरे रीजन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस पूरे रीजन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से समय समय पर यहाँ पर युद्ध होते रहते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस पूरे रीजन में, इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में ऑयल एंड नेचुरल गैस की सबसे ज्यादा खोज हुई है और यहाँ पर भारी मात्रा में ऑयल एंड नेचुरल गैस मिले भी हैं। और ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस की यहाँ पर भारी मात्रा में खोज हुई है, इसमें ईरान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ये सभी देश शामिल हैं। और ये जो पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में युद्ध होते रहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण भी ऑयल एंड नेचुरल गैस ही है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की नजर इस पूरे रीजन पे रही है कि इस वेस्ट एशिया रीजन के सभी देश ऑयल एंड नेचुरल गैस को वेस्टर्न कंट्रीज को, खास करके यूरोप और अमेरिका को सप्लाई करते रहें। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट न समझें और ये रूस, चीन और भारत जैसे देश को अपने ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई न करें। और हुआ भी ऐसा ही है। लंबे समय तक ये वेस्ट एशिया का रीजन यूरोप और अमेरिका को ऑयल एंड नेचुरल गैस की सप्लाई करता रहा है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा यदि हम ईरान की बात करें तो साल 1979 तक ईरान भी अमेरिका का ही एक एलाई हुआ करता था। लेकिन जब साल 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद से लेकर के अब तक ईरान कभी भी अमेरिका का एलाई नहीं रहा है। लेकिन सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश अमेरिका के एलाई बने रहे, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि सऊदी अरब पूरी मुस्लिम दुनिया का एक लीडर के रूप में उभरा। और जैसे जैसे समय बीतता गया और समय के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, धरती का तापमान बढ़ता गया, इससे पूरी दुनिया को ये समझ में आ गया कि क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्रोत है जिससे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसके लिए जरूरी था कि इस क्रूड ऑयल को अन्य ईंधन के साथ रिप्लेस किया जाए। और ऐसे में जो नेचुरल गैस है वो एक इसके रिप्लेसमेंट के रूप में समझ में आया, क्योंकि नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की अपेक्षा बहुत कम पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। और खास बात ये हो गई कि ये जो नेचुरल गैस है, इसका बड़ी मात्रा में विशाल भंडार मिल गया ईरान में, इराक में, सीरिया में, लेबनान में और वेस्ट बैंक में भी, जो कि इजराइल के कब्जे में नहीं है, वो फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब चूंकि ये जो जिन देशों में बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस की खोज हुई थी, इनमें से कई सारे देश अमेरिका के प्रभाव से बाहर थे और इनमें से तो कई देशों में ईरान का प्रभाव बहुत ज्यादा है। चूंकि ईरान अमेरिका का एलाय लंबे समय से नहीं था, तो यहाँ पे अमेरिका ने प्रयास किया कि ईरान को किसी तरीके से अमेरिकन खेमे में लाया जाए। इसके लिए ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी साइन की गई ताकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब न बना पाए, और बहुत प्रयास किया गया ईरान को अमेरिकन खेमे में लाने के लिए, लेकिन अमेरिका इसमें सफल नहीं हो पाया। ईरान अमेरिकन खेमे में नहीं गया। इसका परिणाम ये हुआ कि ईरान के ऊपर बहुत भारी सैंक्शंस लगा दिए गए और ईरान के ऑयल एंड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया गया, ताकि कोई भी देश ईरान से उसके ऑयल एंड नेचुरल गैस को खरीद न पाए। यहाँ पे ईरान के साथ एक और समस्या थी कि ईरान मुस्लिम कंट्रीज का एक लीडर बनना चाहता था। उसके लिए ईरान ने सीरिया, इराक, लेबनान, यमन और कतर में अपने प्रॉक्सीज को खड़ा किया अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड की सहायता से। तो आज के समय में ये जो वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी हुई है, इसके पीछे भी ईरान के यही प्रॉक्सी काम कर रहे हैं। हमास को भी इस समय ईरान का सपोर्ट है और ईरान के सपोर्ट से ही हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमला किया गया, एक आतंकवादी हमला किया गया, जिसके जवाब में इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप से हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। इजराइल के द्वारा जो हमास के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर ये जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, अब इसको 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो अभी तक ईरान जो अपनी लड़ाई लड़ रहा था वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा था,
जैसे ही इजरायल ने हमास के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक उसके बाद से यह देखा गया कि इंडियन ओशियन रीजन में पायरेसी की घटना बढ़ गई। हूथी रिबल्स के द्वारा, जिनको ईरान का समर्थन प्राप्त है, वो रेड सी के रीजन में कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। इसके अलावा सोमाली पायरेट्स भी इसमें एक्टिव हो गए। ये सब कुछ किस तरीके से इजरायल और हमास के वार से लिंक है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। तो जहां इजरायल के ऊपर पूरी दुनिया के द्वारा ये दबाव बनाया जाता रहा कि वो हमास के ऊपर यानी गाजा स्ट्रिप के ऊपर बमबारी को कम करे, सीज फायर को साइन करे, वहीं इजरायल इन सब बातों की परवाह किए बिना गाजा स्ट्रिप की बमबारी करता रहा और उसमें उसको अमेरिका और ब्रिटेन का खुला समर्थन हासिल हुआ। जहां अमेरिका एक तरफ गाजा स्ट्रिप में राहत सामग्री पहुंचा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल को वेपन्स दे रहा था ताकि और ज्यादा बम्बार्डमेंट इजरायल गाजा स्ट्रिप की कर सके। चूंकि इजरायल और हमास के वार को शुरू हुए लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है और इस वार से कुछ ज्यादा निष्कर्ष निकला नहीं है, तो अब अमेरिका और इजरायल का प्लान यह है कि इस युद्ध में ईरान को भी डायरेक्टली शामिल किया जाए। अब इस युद्ध के भड़कने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ईरान का अमेरिका के खेमे में न जाना, ईरान और उसके आसपास के देशों में नेचुरल गैस की बड़े स्केल पर खोज होना, साथ ही साथ ईरान के द्वारा एटॉमिक बम बनाने का प्रयास करना, जिससे सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों को सीधे खतरा महसूस होता है, और अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब किए रखना शामिल है। तो इसी बीच होता क्या है कि सीरिया की राजधानी दमस्कस में ईरान की एम्बेसी में 1 अप्रैल को एक एयर स्ट्राइक होती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। और उसमें खास बात यह होता है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ कमांडर भी मारे जाते हैं, जो कि कुद्स फोर्स के हिस्सा होते हैं। कुद्स फोर्स ईरान की वो फोर्स है जो अपने प्रॉक्सीज को ओवरसीज टेरिटरी में मेंटेन करती है, उनको ऑपरेट करती है। और ईरान इसके लिए इजरायल के ऊपर ब्लेम करता है कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है वो इजरायल के द्वारा की गई है, और इसी के जवाब में ईरान के द्वारा हाल ही में 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल को इजरायल के ऊपर दागा गया। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि ईरान इजरायल के ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकता है, इसीलिए अमेरिका, यूके, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन ये सभी देश तैयार थे। जैसे ही ईरान के द्वारा इजरायल के ऊपर हमला किया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और जॉर्डन ये सभी देश इजरायल के बचाव में आए और इन्होंने ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया और हवा में ही उनको नष्ट करना शुरू किया ताकि ये इजरायल तक न पहुंच पाए। अब इसमें सऊदी अरब के शामिल होने के पीछे वजह यह है कि सऊदी अरब फिलहाल में पूरे मुस्लिम कंट्रीज का एक लीडर के तौर पे जाना जाता है, जिसको अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अब सऊदी अरब जहां एक सुन्नी देश है, तो वहीं ईरान एक शिया देश है, और आप सभी जानते हैं कि इस्लामिक रिलीजियन में शिया और सुन्नी की लड़ाई बहुत पुरानी है, और ये दोनों देश सऊदी अरब और ईरान इस्लामिक कंट्रीज का लीडर बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यदि ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो सऊदी अरब जरूर उसमें साथ देगा। तो इसलिए सऊदी अरब भी इजरायल की तरफ छोड़े गए ईरान के ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा था। तो अब आगे इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ईरान के द्वारा इजरायल के ऊपर तो हमला कर दिया गया, और साथ ही साथ ईरान ने यह भी धमकी दी है कि यदि इजरायल रिटेलिएट करता है, इजरायल ईरान के ऊपर हमला करता है, तो ईरान इससे भी बड़ा हमला इजरायल के ऊपर करेगा। साथ ही साथ ईरान ने अमेरिका को भी ये धमकी दी है कि अमेरिका इजरायल ईरान वार से दूर रहे। यदि अमेरिका भी इजरायल के साथ इस युद्ध में शामिल होता है, तो ईरान वेस्ट एशिया में मौजूद सभी अमेरिकन बेसेस को, मिलिट्री बेसेस को टारगेट करेगा। अब देखिए, इजरायल की तरफ से किया जा सकता है। ज्यादातर चांसेज हैं कि इजरायल ईरान के ऊपर रिटेलिएट करेगा। इजरायल यहां से अब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर डायरेक्ट हमला कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध के बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से हो सकता है कि ईरान के ऊपर और ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ अमेरिका एक और काम कर सकता है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान में आतंकवादी हमले भी करवा सकता है, जो पिछले कुछ समय से देखा भी जा रहा है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के द्वारा ईरान में कुछ ही महीनों पहले आतंकवादी हमला किया गया था, जिसके जवाब में ईरान ने पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भी की थी। इसके अलावा पाकिस्तान बेस्ड इसी आतंकवादी संगठन के द्वारा ईरान में हाल ही में ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी हमले किए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो देखिए, यदि ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और कई वेस्टर्न कंट्रीज भी इजरायल की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो सकती हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इस युद्ध में जरूर इन्वॉल्व होंगी। उसके पीछे कारण ये है कि इसी साल अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव, और जो बाइडेन की लोकप्रियता अमेरिका में घटी है। जो बाइडेन अपने अप्रूवल रेट को बढ़ाने के लिए, अमेरिकी जनता को ये दिखाने के लिए कि हम अमेरिका के इंटरेस्ट को सुरक्षित रख रहे हैं, इसके लिए वो इजरायल के साथ ईरान के ऊपर बड़ा एक्शन ले सकता है। और ऐसी स्थिति में दुनिया आपको 2 भागों में डिवाइड होती हुई सी दिख सकती है।
यदि इजरायल के पक्ष में अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश आते हैं तो ईरान के पक्ष में भी जरूर कई देश शामिल होंगे। इसमें चीन और रूस मुख्य रूप से होंगे, जहां पे चीन और रूस का ईरान को डायरेक्ट समर्थन हो सकता है और यदि ऐसा होता है तो ये युद्ध बढ़ भी सकता है। अब इस पूरी स्थिति में जो सबसे ज्यादा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं वो हो सकती हैं साउथ चाइना सी में, क्योंकि यहाँ पर जो ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश हैं ये अब इस रीजन में काफी वल्नरेबल हो जाएंगे, क्योंकि फिलहाल के समय में अमेरिका यूक्रेन और इजराइल की तरफ से युद्ध में बिजी हो चुका है, या यूं कहें कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका भी युद्ध में लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि अब धीरे धीरे इन्हें भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। अमेरिका केवल अपने फायदे के लिए इन देशों को आपस में भिड़ा रहा है ताकि पूरी दुनिया पर अमेरिका का वर्चस्व बना रहे। और यहाँ पर हम अपने देश यदि भारत की बात करें तो ये भारत के लिए भी एक कठिन समय है, क्योंकि एक तो इस समय भारत में चुनाव का समय चल रहा है, वहीं ईरान और इजराइल दोनों भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जहां वेस्ट एशिया में यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल के थ्रू भारत का आईमेक प्रोजेक्ट गुजर रहा है, तो वहीं भारत ने ईरान के चाबार पोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी गुजर रहा है। तो अब इस स्थिति में भारत की डिप्लोमेसी का टेस्ट होगा कि किस तरीके से भारत इस पूरे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो ये थी पूरी वीडियो। इस पूरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में किन कारणों से लगातार समय दर समय युद्ध हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई किस तरीके से है और किस तरीके से अमेरिका इस पूरे रीजन को अशांत किए हुए है। साथ ही साथ ईरान किस तरीके से अपने प्रॉक्सीज के थ्रू इस पूरे रीजन को अशांत किए हुए है, और हाल ही में इजराइल के द्वारा ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देश ईरान के खिलाफ क्यों हैं, इजराइल आने वाले समय में ईरान के खिलाफ क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एक्शन ले सकता है, अमेरिका ईरान को किस तरीके से इंगेज कर सकता है, साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की वजह से साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी की स्थिति इतनी चिंताजनक क्यों हुई है, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीजों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो अब ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ क्या अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया सिक्योरिटी के लिए विश्वास कर सकती है, सुरक्षा के लिए विश्वास कर सकती है, इसके बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।